कहां तक पढ़ाया था लास्ट क्लास में? ये क्वेश्चन मैंने सॉल्व करा दिया था, करा दिया था ना? अच्छा, एक क्वेश्चन लिखेंगे और ये काम करते हैं, थ्योरी पढ़ लेते हैं एक बार, है ना? थ्योरी खत्म कर लेता हूं अभी। हाँ, लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था? ली चैटलियर प्रिंसिपल खत्म कर दिया था, और ली चैटलियर प्रिंसिपल अपन ने किसके लिए खत्म करा था? केमिकल इक्विलिब्रियम के लिए खत्म करा था। और याद करो, मैंने आपको बताया था ली चैटलियर प्रिंसिपल अपन कहां कहां अप्लाई कर सकते हैं? केमिकल इक्विलिब्रियम पे भी अप्लाई कर सकते हैं और फिजिकल इक्विलिब्रियम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब अपन देखेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम पर ली चैटलियर प्रिंसिपल कैसे अप्लाई करते हैं। तो यहां पर अब अपन बात करेंगे फिजिकल इक्विलिब्रियम की। तो इसमें लिखना फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है। मुझे एक बात बताओ, फिजिकल इक्विलिब्रियम की अगर अपन बात कर रहे हैं तो क्या कोई केमिकल रिएक्शन होगी? नहीं। यहां पर अपन बात करेंगे डिफरेंट फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस की। कोई एक सब्सटेंस होगा जो डिफरेंट फिजिकल स्टेट में मौजूद होगा और क्या अटेन कर रहा होगा? फिजिकल इक्विलिब्रियम अटेन कर रहा होगा। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे कंडीशन इन विच डिफरेंट फिजिकल स्टेट condition in which different physical state of a substance condition in which different physical state of a substance physical equilibrium क्या होती है? वो condition होती है जिसमें different physical state of a substance are present in equilibrium with respect to each other are present in equilibrium with respect to each other। ठीक है, अब अपन ने केमिकल इक्विलिब्रियम जब पढ़ा था तो केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन ने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रेसेस देखे थे, और कुल मिलाकर कितने स्ट्रेसेस देखे थे? 5 एक्सटर्नल स्ट्रेस की बात करी थी। पर फिजिकल इक्विलिब्रियम में अपन सिर्फ और सिर्फ दो ही स्ट्रेसेस की बात करेंगे, दो ही एक्सटर्नल स्ट्रेस की बात करेंगे। और वो दो एक्सटर्नल स्ट्रेस कौन से होंगे? एक होगा प्रेशर और दूसरा होगा टेम्परेचर। मतलब अपन यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रेशर और टेम्परेचर की बात करेंगे, किसी और चीज के बारे में बात नहीं करेंगे। मतलब किसके बारे में बात नहीं करेंगे? टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और प्रेशर के बारे में बात करेंगे। तो बात नहीं करेंगे अपन वॉल्यूम के बारे में, और किसके बारे में बात नहीं करेंगे? कंसंट्रेशन के बारे में, और किसके बारे में बात नहीं करेंगे? एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो बात सिर्फ और सिर्फ किसकी करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर की बस। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो मुझे तो बस एक छोटा सा पॉइंट बता दो, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा उसी में। एक एग्जांपल मैंने आपको दिया था डेली लाइफ से रिलेटेड। मेरी सैलरी आपकी पॉकेट मनी बिल्कुल बराबर है ना? तो एक बात उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखो। अगर उस एग्जाम्पल को दिमाग में रखोगे ना, पूरा ली चैटली प्रिंसिपल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, फिजिकल इक्विलिब्रियम का सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट मैं चाहता हूं आपसे। ठीक है, अगर ये छोटा सा पॉइंट समझ में आ गया, फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म है। मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, बात किसकी करेंगे? प्रेशर और टेम्परेचर की, है ना? अगर मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूं, प्रेशर इंक्रीज करा, तो पिस्टन नीचे जाएगा या ऊपर? नीचे जाएगा। तो मैंने क्या करा? प्रेशर इंक्रीज करा। अब आप मुझे बताओ, ये अपन ने क्या करा? एक्सटर्नल स्ट्रेस प्रोवाइड करा सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम पे मौजूद है। एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई करा सिस्टम को जो इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। समझ लेना एक बार, ये पॉइंट पूरा फिजिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो जाएगा सिर्फ एक पॉइंट में ही। अपन ने क्या करा? प्रेशर अप्लाई करा, किसको? सिस्टम को, जो कहां पर मौजूद है? इक्विलिब्रियम पर मौजूद है। तो ये जो प्रेशर अपन इंक्रीज कर रहे हैं,
मैं कह सकता हूं ये एक्सटर्नल स्ट्रेस मैं अप्लाई कर रहा हूं सिस्टम पर। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं एक्सटर्नल स्ट्रेस अप्लाई कर रहा हूं, मतलब यहां पर जो सिस्टम है ये इसको क्या करेगा, ऑपोज करेगा, काउंटर बैलेंस करेगा, मेकअप करेगा। ये बात समझ में आती है? ऑफसेट करेगा पार्शियली, है ना? तो अब मैंने क्या करा, प्रेशर इंक्रीज करा। मुझे एक बात बताओ, ये जो सिस्टम है ये सिकुड़ना चाहेगा या फैलना चाहेगा? सिकुड़ना चाहेगा। अगर सिकुड़ना चाहेगा तो मुझे एक बात बताओ, सिस्टम किस डायरेक्शन में जाएगा? जहां पर वॉल्यूम ज्यादा है वॉल्यूम कम? वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रही है? खत्म हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम। कभी कभार ऐसा लगता है सर एक बात बताओ, टेम्परेचर जब अपन बढ़ा रहे हैं, ये बात समझ में आ गई ना? अब कंफ्यूजन क्रिएट होगा, टेम्परेचर जब अपन बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम तो पहले से ही कम हो रहा है। सॉरी, प्रेशर जब अपन बढ़ा रहे हैं, सॉरी प्रेशर जब अपन बढ़ा रहे हैं सर, वॉल्यूम तो पहले से ही कम हो रहा है। यहां पर अपन बात कर रहे हैं सिस्टम इसको एक्सेप्ट कैसे करेगा। प्रेशर इंक्रीज करा, अब अपन जानते हैं सिस्टम उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पर ये क्या हो, सुकुड़े। जहां पर ये क्या हो, सुकुड़े, मतलब कम वॉल्यूम की तरफ या ज्यादा वॉल्यूम की तरफ? कम वॉल्यूम की तरफ। मतलब प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जहां पे वॉल्यूम क्या होगी, कम होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? फिजिकल इक्विलिब्रियम में जब भी प्रेशर वेरी करने को बोले उसको वॉल्यूम से रिलेट मत कर देना। मैंने आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में भी कभी ऐसा नहीं बोला कि जब प्रेशर की बात हो तो वॉल्यूम से देखो आंसर क्या आता है। मैंने रिलेट करके बताया था, पर मैंने कभी ऐसा नहीं बोला कि प्रेशर की बात कर रहे हैं तो वॉल्यूम से रिलेट करके देखते हैं वॉल्यूम में क्या आंसर मिला था। ये वॉल्यूम की बात करते हैं तो ये कभी नहीं बोला कि यार प्रेशर में देखते हैं आंसर क्या मिला था, ये कभी नहीं बोला। तो जब भी जिसकी बात करें उसी के अकॉर्डिंग आंसर देना है। तो फिजिकल इक्विलिब्रियम में एक छोटा सा पॉइंट लिखेंगे कि जब अपन प्रेशर अप्लाई करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। खत्म हो गया फिजिकल इक्विलिब्रियम, पॉइंट लिख लो बस। डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे और यही कॉन्सेप्ट अपन अप्लाई करेंगे इन फिजिकल इक्विलिब्रियम। इन फिजिकल इक्विलिब्रियम on increasing pressure, in physical equilibrium on increasing pressure the reaction will move in physical equilibrium on increasing pressure the reaction will move in that direction, the reaction will move in that direction in which volume decreases. स्लैश करके लिखना, वॉल्यूम डिक्रीजेस स्लैश इज लेस, या तो वॉल्यूम इज लेस बोलो या वॉल्यूम डिक्रीजेस बोलो, एक ही बात है। एंड वाइस वर्सा, मतलब प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वॉल्यूम कम होगा। अब वाइस वर्सा का मतलब क्या होगा कि अगर अपन प्रेशर डिक्रीज करेंगे, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वॉल्यूम क्या होगा। पक्का? एक बार करके देखें। प्रेशर अपन डिक्रीज कर रहे हैं, प्रेशर डिक्रीज कर रहे हैं मतलब पिस्टन ऊपर जाएगा। तो आप मुझे बताओ सिस्टम क्या चाहेगा, फैलना या सिकुड़ना? तो मैं कह सकता हूं रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वॉल्यूम क्या होगा। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? अच्छा, एक और छोटा सा पॉइंट लिखेंगे अपन, इसमें लिखना जनरली द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम, जनरली द ऑर्डर ऑफ वॉल्यूम of different physical state of a substance, generally the order of volume of different physical state of substance, generally the order of volume of different physical state of substance are as follows, are as follows। मुझे एक बात बताओ, कोई सब्सटेंस है जो तीन फिजिकल स्टेट में मौजूद है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, इनके वॉल्यूम का ऑर्डर क्या होगा? सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करता है? ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस वाली बात है ना, है ना? इसको तो याद रखने की जरूरत भी नहीं है, अपन को पता है सबसे ज्यादा वॉल्यूम कौन ऑक्यूपाई करेगा, गैस। उससे कम कौन करेगा, और सबसे कम कौन करेगा? ये बात समझ में आती है? पर वाटर के केस में थोड़ा सा ये ट्रेंड है ना, अलग होता है, थोड़ा सा अलग होता है। देखो ये तो याद रखने की जरूरत नहीं है, बस वाटर का केस याद रखना है आपको। वाटर का केस क्या हो जाएगा, अगर मैं बात करूं इन केस ऑफ वाटर, इन केस ऑफ वाटर
सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी होती है? गैस की। उससे कम किसकी होती है? सॉलिड की। और उससे सबसे कम किसकी होती है? लिक्विड की। तो इसी ऑर्डर में लिख रहा हूं मैं। तो ये हो जाएगा सबसे ज्यादा किसकी? गैस की, उससे कम सॉलिड की, और सबसे कम लिक्विड की। बस ये आपको थोड़ा सा याद रखना है, और मुझे लगता है ये आपको पता भी होगा, है ना? यह चीज आपको पता भी होगी। ठीक है, तो बस ये छोटा सा पॉइंट याद रखेंगे। अब दिमाग में डाउट आएगा, सर ये पॉइंट आप बता क्यों रहे हो? क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि प्रेशर बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पर वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज, है ना? प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करेगी जहां पे वॉल्यूम क्या होगा? कम। ठीक है, तो अपन को वॉल्यूम का भी तो ऑर्डर पता होना चाहिए आंसर निकालने के लिए। ठीक है, इसलिए मैंने ये पॉइंट यहां पर इंक्लूड करा। ठीक है, अब एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं बात करूं मेल्टिंग ऑफ सल्फर, मेल्टिंग ऑफ सल्फर, तो मुझे एक बात बताओ, अपन पढ़ क्या रहे हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम या केमिकल इक्विलिब्रियम? फिजिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं। मतलब एक सब्सटेंस होगा जो डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स पे प्रेजेंट होगा। अब यहां पर बात हो रही है सल्फर की, सुनना ध्यान से। यहां पर बात किसकी हो रही है? सल्फर की बात हो रही है। मुझे एक पॉइंट का जवाब दो, वॉल्यूम किसकी ज्यादा होगी? गैस की, सॉलिड की, या लिक्विड की? यहां पर दिखाई दे रहा है सॉलिड और लिक्विड की ही बात चल रही है। तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम किसकी होगी? सॉलिड की या लिक्विड की? लिक्विड की होगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या होगा? मोर वॉल्यूम। और ये क्या होगा? लेस वॉल्यूम। बात समझ में आती है? तो मुझे तो बस एक बात बता दो, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन कहां जाएगी? प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा, प्रेशर अगर मैं बढ़ाऊंगा, सिस्टम अपने आप को फुकराना चाहेगा, फैलना चाहेगा। मतलब सिस्टम जो मूव करेगा वो किस डायरेक्शन में मूव करेगा? जहां पे वॉल्यूम ज्यादा है, वॉल्यूम कम। मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन जो है वो कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मुझे एक बात बताओ, क्या फिजिकल इक्विलिब्रियम के लिए ली चैटेलियर प्रिंसिपल एप्लीकेबल है? हाँ, अप्लाई हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन कहां मूव करेगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बिकॉज इन बैकवर्ड डायरेक्शन वॉल्यूम इज लेस, या वॉल्यूम डिक्रीजेस। ठीक है, एक और छोटा सा पॉइंट सुनना ध्यान से, सुनना। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर मैंने अप्लाई करा, ठीक है, सिस्टम कहां जाना चाह रहा है? पीछे जाना चाह रहा है। तो आप मुझे बताओ सॉलिड ज्यादा बनेगा या लिक्विड? है ना? वापिस से सुनना, प्रेशर अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं, सिस्टम कहां जा रहा है? बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, तो सॉलिड ज्यादा बनेगा या लिक्विड? अगर सॉलिड ज्यादा बनेगा तो आप मुझे बताओ लिक्विड कम बनेगा। अगर सॉलिड ज्यादा बनेगा तो लिक्विड कम बनेगा। अच्छा, मैं ये कह सकता हूं कि अगर सॉलिड ज्यादा बन रहा है मतलब लिक्विड फॉर्म में वो बड़ी मुश्किल से आएगा। अगर सॉलिड ज्यादा बन रहा है मतलब वो लिक्विड फॉर्म में मुश्किल से आएगा। तो आप मुझे बताओ मेल्टिंग पॉइंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ जाएगा। अगर ये मुश्किल से बन रहा है मतलब मैं कह सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर बढ़ चुका होगा। बात समझ में आ रही है? एक और बार समझाता हूं, है ना? एक और बार बताती। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर अपन ने बढ़ाया तो रिएक्शन कहां जा रही है? बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मतलब मैं कह सकता हूं सल्फर सॉलिड ज्यादा बन रहा है, सल्फर लिक्विड कम बन रहा है। जो ज्यादा बन रहा है वो आसानी से बन रहा होगा, और जो नहीं बन रहा है वो बड़ी मुश्किल से बनेगा। मतलब मैं कह सकता हूं सल्फर यहां पर क्या हो रहा है? सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है। अब अगर सॉलिड में कन्वर्ट होता चला जा रहा है मतलब मैं कह सकता हूं इसकी मेल्टिंग होगी या नहीं होगी? बहुत मुश्किल से होगी। मतलब मैं कह सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट प्रेशर बनाने पर बड़ा होगा या घटा होगा? ये बात समझ में आ रही है? अगर घट जाता तो फटाफट लिक्विड बनता। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? मतलब मैं कह सकता हूं यहां पर मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? इंक्रीजेस। ये एमपी क्या लिख दिया, पूरा लिख देता हूं। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करें।
आइस वाटर सिस्टम। इसको आप मेल्टिंग ऑफ वाटर भी बोल सकते हो, जैसे अपन ने मेल्टिंग ऑफ सल्फर लिखा है वैसे ही आप इसको मेल्टिंग ऑफ वाटर भी बोल सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आइस की, आइस क्या होता है? सॉलिड। सॉलिड क्या है? ये वाटर सॉलिड है। ठीक है, इक्विलिब्रियम में है किसके साथ? वाटर लिक्विड के साथ। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अगर कुछ भी मेंशन नहीं होगा तो मैं बाय डिफॉल्ट कौन से डायरेक्शन की बात करूंगा, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? तो आप मुझे बताओ, अगर आइस वाटर में कन्वर्ट हो रही है तो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा या एक्सोथर्मिक? मैं कह सकता हूं आइस वाटर में तभी कन्वर्ट होगी जब मैं यहां पर हीट प्रोवाइड करूं। मतलब मैं कह सकता हूं ये जो प्रोसेस है ये कैसा प्रोसेस है? एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब डेल्टा एस क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन जीरो। ये बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो बोलो। नहीं है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा, वाटर का या आइस का? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होगा। देखो, जब भी अपन वॉल्यूम के कंपैरिजन की बात करते हैं तो बाय डिफॉल्ट मान के चलते हैं सेम मास लिया होगा। ठीक है, सेम मास अपन ने इनका लिया होगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां पर बात करूं तो 1 ग्राम आइस का वॉल्यूम होता है 1.09 ml और 1 ग्राम वाटर का होता है 1.01 ml। तो मैं कह सकता हूं सेम मास के लिए, सेम मास की अगर अपन बात करें तो वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? आइस का ज्यादा होगा। ठीक है, और यहां पर ये मैंने लिखवाया भी था, वाटर के केस में वॉल्यूम किसका ज्यादा होगा? सॉलिड वाटर का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू लिक्विड वाटर। तो मैं कह सकता हूं ये क्या है? मोर वॉल्यूम। और ये क्या है? लेस वॉल्यूम। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, वॉल्यूम का कंपैरिजन अपन ने कब करा? मास सेम करके तभी करा भाई, तभी कर सकते हैं, है ना? तो मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों का मास सेम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, दोनों का मास सेम है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, तो इसकी डेंसिटी कम होगी। बोल सकता हूं मैं? तो मैं कह सकता हूं लो डेंसिटी, और इसकी क्या हो जाएगी? हाई डेंसिटी। क्योंकि मुझे पता है डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। मास दोनों का सेम है अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इसका कम तो डेंसिटी इसकी क्या होगी? ज्यादा होगी। इस पे किसी को डाउट है तो बोलो। तो मुझे तो बस 2 क्वेश्चन का जवाब दे दो। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन कहां जाएगी? जहां पर वॉल्यूम क्या होगी? कम। वॉल्यूम कम कहां पर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? अब आप मुझे बताओ, फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन ज्यादा जा रही है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होगा इंक्रीज होगा? ये समझ में आ रहा है? इसे आ गया, रुको एक मिनट, प्रेशर बढ़ाया, रिएक्शन कहां गई? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है मतलब मैं कह सकता हूं मोर सॉलिड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है। मतलब मैं कह सकता हूं वाटर अपन को आसानी से मिल रहा है ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर। मतलब मैं कह सकता हूं मेल्टिंग पॉइंट जो होगा वाटर का वो कम हो चुका है। ये बात समझ में आ रही है? और मुझे एक बात बताओ, हाथ में बर्फ रखो और, अरे ऐसे थोड़ा पिघलेगी, मुट्ठी तो बंद करो पहले यार। हाथ में बर्फ रखो और मुट्ठी बंद कर दो, फटाफट पिघलेगी एज कंपेयर टू अगर सिर्फ हाथ में आइस पड़ी है तो। आपने प्रेशर लगा दिया, फटाफट पिघल जाएगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक और बात बताओ, जब इतना ही समझ में आ रहा है तो सर याद करो, आपने बताया था यहाँ पर अपन स्टडी जो करेंगे वो 2 फैक्टर्स की करेंगे, एक प्रेशर दूसरा टेम्परेचर। मुझे एक बात बताओ, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन कहां जाएगी? मुझे तो बस एक बात बता दो, एंडोथर्मिक रिएक्शन के केस में हीट कहां लिखता हूं, रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में? रिएक्टेंट में। और अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं मतलब मैंने बीवी लगाई होगी, और बीवी ने क्या करा होगा? हीट प्रोवाइड करी होगी। बीवी मतलब बुनसन बर्नर, है ना? बीबी लगाई, है ना? उसने क्या करी होगी? हीट प्रोवाइड करी होगी। हीट प्रोवाइड करने के कारण क्या हुआ होगा? टेम्परेचर बढ़ा होगा। मतलब मैं कह सकता हूं मैंने वन ऑफ द रिएक्टेंट्स को बढ़ा दिया। क्योंकि मैंने आपको बोला था हीट को अपन किसकी तरह ट्रीट करेंगे? सब्सटेंस की तरह ट्रीट करेंगे, कंपोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे, एंटिटी की तरह ट्रीट करेंगे। मतलब मैं हीट बढ़ाऊंगा तो वन ऑफ द रिएक्टेंट को जैसे ही मैंने बढ़ाया रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं कह सकता हूं इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में।
इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, कॉपी करो इसको। एक और एग्जांपल लेंगे, वाटर, वाटर वेपर सिस्टम। अगर वो सैलरी और पॉकेट मनी वाला एग्जांपल दिमाग में फिट हो गया ना, ली चैटलियर में कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, कुछ भी नहीं। इसका बताओगे? बता दो एक बार पहले, फिर लिख लेना। मुझे एक बात बताओ, एग्जाम्पल है वाटर, वाटर वेपर सिस्टम, ठीक है? मतलब वाटर लिक्विड किसके साथ इक्विलिब्रियम पर है? वाटर वेपर के साथ इक्विलिब्रियम पर है। मतलब लिक्विड और गैस के बीच में क्या है? इक्विलिब्रियम आया है। मुझे तो वैसे क्वेश्चन का जवाब दो कि अगर मैं फॉरवर्ड डायरेक्शन की बात करूं तो लिक्विड गैस में कब कन्वर्ट होगा? जब अपन हीट दें या हीट ले? अच्छा मुझे बताओ, लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो रहा है एंडो या एक्सो? एंडो होगा, हीट देनी पड़ेगी तभी गैस में कन्वर्ट होगा। मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एच होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, तो क्या टेम्परेचर का इफेक्ट अपन स्टडी कर सकते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट कहां पर होगी? रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड? रिएक्टेंट साइड। मतलब मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, मतलब मैं कह सकता हूं कि मैंने वन ऑफ द रिएक्टेंट को बढ़ा दिया, और अगर मैंने वन ऑफ द रिएक्टेंट को बढ़ा दिया तो सिस्टम क्या करेगा? इसको पार्शियली ऑफसेट करेगा। कैसे करेगा? कंज्यूम करके, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। ठीक है, अच्छा मुझे एक बात बताओ, इन दोनों में से हाई वॉल्यूम और लो वॉल्यूम किसका है? हाई वॉल्यूम किसका है? वाटर वेपर का। और लो वॉल्यूम किसका है? वाटर लिक्विड का। ये बात समझ में आ रही है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा, प्रेशर मैंने बढ़ाया, सिस्टम सिकुड़ना चाहेगा, मतलब उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पे वॉल्यूम क्या होगी? मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है? मुझे तो बस एक पॉइंट बता दो, सुनना ध्यान से। प्रेशर मैंने बढ़ाया, प्रेशर मैंने बढ़ाया, रिएक्शन गई बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं कह सकता हूं लिक्विड वाटर का फॉर्मेशन ज्यादा हो रहा है और ज्यादा आसानी से हो रहा है। प्रेशर बढ़ाने पर ये धमाधम धमाधम बन रहा है। तो आप मुझे बताओ, गैस आसानी से बनेगी? अगर गैस आसानी से बनेगी नहीं तो आप मुझे बताओ, जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वाटर का, वो बढ़ा या घटा? बढ़ जाएगा। आसानी से वेपर नहीं बन रहा है, मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ चुका है। अगर आसानी से वेपर बनता तो बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता। ये बात समझ में आ रही है? बस खत्म हो गया। ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बॉइलिंग पॉइंट प्रेशर बढ़ाने पर क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। ये मैं डाल दूं? solubility ऑफ गैस। अगर मैं बात करूं गैस प्लस सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यहां पर कौन है? वाटर। गैस क्या है? सॉल्यूट। दोनों मिलकर बनाएंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन भी कैसा? एक्वस सॉल्यूशन। सॉल्युबिलिटी के बारे में अपन ने पढ़ रखा है सॉल्यूशंस चैप्टर में, अलग से पढ़ा था अपन ने सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, है ना?
तो अगर मैं बात करूं गैस एंड लिक्विड की, तो वैसे तो अपन पढ़ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार फिर भी ली चैटिलियर प्रिंसिपल की मदद से कैसे समझेंगे। मुझे एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाना। गैस अगर वाटर में डिसॉल्व हो रही है, गैस अगर वाटर में डिसॉल्व हो रही है, तो गैस वाटर में डिसॉल्व होने के लिए एनर्जी रिलीज करेगी या एनर्जी लेगी? रिलीज या एब्जॉर्ब? रिलीज करेगी। अब खुद सोचो कि एक हाई एनर्जी वाला सब्सटेंस एक लो एनर्जी स्टेट में जा रहा है। अपन जानते हैं गैसेस की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा एज कंपेयर टू लिक्विड्स। मतलब कह सकता हूं अगर गैस लिक्विड में समाने की कोशिश कर रहा है, मतलब वो क्या कर रहा है, अपनी एनर्जी कम कर रहा है। कम कैसे करेगा? रिलीज करके। मतलब मैं कह सकता हूं इन जनरल solubility ऑफ गैस इन लिक्विड इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। बोल सकता हूं मैं, मतलब मैं कह सकता हूं डेल्टा एच जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। ठीक है, तो यहां पर अपन बोल सकते हैं इन जनरल solubility of gas in liquid is exothermic process। अच्छा, मुझे एक और पॉइंट का जवाब दो, छोटे से पॉइंट का जवाब देना। वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? फॉरवर्ड डायरेक्शन में या बैकवर्ड डायरेक्शन में? गैस है, पूरा कंटेनर का वॉल्यूम ले लेगी। बात समझ में आ रही है? तो मैं कह सकता हूं कि जो मैंने क्या बोला था, वॉल्यूम किस डायरेक्शन में बढ़ेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आती है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। एक छोटा सा पॉइंट बताना मुझे। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, है ना? अच्छा, इसको ऐसे लिखते हैं अपन। अपन बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, और आप मुझे बताओ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होने के क्या क्या क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया कैसे बताना है आपको? प्रेशर के बारे में भी कमेंट करना है और टेम्परेचर के बारे में भी कमेंट करना है। यहां पर भी प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में कमेंट करना है। सोचो एक बार, सोच लो एक बार आराम से, और इसको कॉपी करो फटाफट। यहां तक लिख लिया सभी ने? फटाफट लिखो। और इसका आंसर चाहिए मुझे। सॉल्युबिलिटी की फेवरेबल कंडीशन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस की फेवरेबल कंडीशन क्या है? और जो फेवरेबल कंडीशन है उस समय रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? ऑब्वियसली बात है, अगर सॉल्युबल है मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। हाँ, कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल अपन ले सकते हैं वैसे। अच्छा, आपका होमवर्क क्या रहेगा नेक्स्ट क्लास का? आपको पूरा मॉड्यूल बनाना है, और मॉड्यूल बनाना है आपको पूरा। इसमें आपको जो डाउट्स हैं वो आप मेरे से काउंटर पे पूछना, ठीक है? डाउट्स मेरे से आप कहाँ पूछोगे? काउंटर पे पूछोगे। मैंने आपको कोई क्लास में होमवर्क दिया था क्या? ठीक है, ये मैं डाल दूं मैं? इसको भी मिटा दूं? ये नहीं मिटा दूं? ये तो पहले लिखा होगा ना, फिर वो लिखा होगा।
हाँ, तो आपने क्या जवाब दिया था कि वॉल्यूम जो है वो किस डायरेक्शन में ज्यादा है, फॉरवर्ड में या बैकवर्ड में? बैकवर्ड में वॉल्यूम ज्यादा है क्योंकि यहां पर गैस मौजूद है। मतलब मैं कह सकता हूं वॉल्यूम इज लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, बोल सकता हूं ऐसे। ठीक है, अब बात किसकी हो रही है? सॉलिबिलिटी मुझे क्या करनी है? गैस की इंक्रीज करनी है। सॉलिबिलिटी लिखा है मतलब बाय डिफॉल्ट अपन बात किसकी कर रहे हैं? गैस की सॉलिबिलिटी की बात कर रहे हैं। अब अगर मुझे सॉलिबिलिटी इंक्रीज करनी है तो मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से। सॉलिबिलिटी बढ़ानी है मतलब रिएक्शन को कहां ले जाना है? अल्टीमेटली फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तभी तो सॉल्यूबल होगा। अच्छा, तो अगर मैं बात करूं एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन को कहां पर ले जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जाना है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन को कहां ले जाना है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और मुझे पता है अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन का तो रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी डिक्रीज का होगी बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो मैं कह सकता हूं टेम्परेचर बढ़ा दो, तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये बात समझ में आ रही है? पर टेम्परेचर बढ़ाएंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाकर रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा हूं तो टेम्परेचर घटा के कहां ले जाऊंगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर क्या हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी कम होगी। कम कैसे होगी? सॉरी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। बढ़ेगी कैसे? टेम्परेचर कम करके। बढ़ेगी कैसे? टेम्परेचर कम करके। ठीक है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन थी तो अपन ने टेम्परेचर यहां पर फिगर आउट कर लिया। अब बात करते हैं प्रेशर की। मुझे एक बात बताओ, प्रेशर बढ़ाते हैं एक बार अपन। जब अपन प्रेशर बढ़ाएंगे तो सिस्टम चाहेगा सुकुड़ना। ठीक है, मतलब सिस्टम वहां जाना चाहेगा जहां पे वॉल्यूम क्या हो? कम। अब वॉल्यूम कम कहां पर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अच्छा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी। मतलब मैं कह सकता हूं सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी कब? जब प्रेशर को क्या कर दे? बढ़ा दे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रेशर को घटाता हूं, प्रेशर रिलीज कर रहा हूं, प्रेशर रिलीज कर रहा हूं, मतलब सिस्टम रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पे वॉल्यूम क्या हो? ज्यादा। मतलब मैं कह सकता हूं सिस्टम बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहेगा। बैकवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। मतलब प्रेशर अपन क्या कर रहे हैं? डिक्रीज करेंगे तो जाके सॉल्युबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी? बढ़ेगी। ऑन डिक्रीजिंग प्रेशर एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी गैस की क्या होगी? डिक्रीज होगी। अच्छा, अगर मेरे से कोई पूछ ले फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, फेवरेबल कंडीशन फॉर सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, तो मैं क्या कहूंगा? प्रेशर ज्यादा होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए और रिएक्शन कहां मूव करेगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अनफेवरेबल कंडीशन क्या होगी? प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, रिएक्शन मूव करेगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में अपन जानते हैं टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो रहा है? सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, टेम्परेचर अपन ने बढ़ाया, सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ाने पे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो टेम्परेचर घटाने पे सॉल्युबिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ठीक है, प्रेशर का भी एक बार वापस से देख लेते हैं। प्रेशर अगर अपन इंक्रीज करेंगे तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जिस डायरेक्शन में वो क्या हो? सुकड़े, कन्फाइन हो, कंसाइज हो, अपने आप को स्क्वीज करे। मतलब प्रेशर बनाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाना चाहेगी जहां पर वॉल्यूम क्या होगा? कम। वॉल्यूम कम कहां पर है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और फॉरवर्ड डायरेक्शन में सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। मतलब कह सकता हूं प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी का रिवर्स क्या हो जाएगा? प्रेशर घटाने पे सॉल्युबिलिटी घटेगी बैकवर्ड डायरेक्शन। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। सिर्फ एक ही पॉइंट समझना था अपन को फिजिकल इक्विलिब्रियम में और वो अपन समझ चुके हैं। क्लियर है बात सभी को? ठीक है, नेक्स्ट अपन यहां पर बात करेंगे, छोटा सा टॉपिक रह गया वो देख लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी। कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी।
वेपर डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। इसका डेरिवेशन बताऊं क्या? डायरेक्ट फॉर्मूला बता दूं? ठीक है, याद कराऊं? अच्छा, अल्फा ने डेल्टा को डाटा, अल्फा ने डेल्टा को, डेल्टा ये रहा, डाटा 2 बार, 2 बार। बिल्कुल सही कह रहे हो, 2 बार डाटा है। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में, अगर ये आ गया तो मॉलिक्यूलर वेट के टर्म्स में भी आ जाएगा। डी की जगह एम लिख दो। ये फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है? अल्फा ने डेल्टा को डाटा 2 बार। ये बात समझ में आ रही है? बस खत्म। नीचे नीचे कुछ नहीं है, अब जो है ऊपर ही है। अल्फा क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डीटी। अच्छा, इसको कभी कभार कैपिटल डी भी लिखते हैं, है ना? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा थ्योरेटिकल प्रिंसिपल कैलकुलेटेड इनिशियल। सर क्या क्या होता है ये सारे इसके पेट नेम्स हैं। सुनना एक मिनट इधर। अल्टीमेटली अपन को मतलब किससे? क्वेश्चन लगाने से, ठीक है? इधर देखना है यहां पर। अल्फा तो आपको पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है। इन टर्म्स को समझ लो एक बार। डीटी या कैपिटल डी की बात करूं, ये क्या होता है? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस बोलो या रिएक्टेंट बोलो, एक ही बात है। इसको और क्या बोल सकते हैं? प्रिंसिपल वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, कैलकुलेटेड वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, या इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और रिएक्टेंट। ठीक है? अब एक चीज ध्यान रखना, ये कभी भी आपको क्वेश्चन में नहीं दी जाएगी। क्यों नहीं दी जाएगी? क्योंकि अपन खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? ये अपन हमेशा कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि कैलकुलेटेड वैल्यू है। और कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो मैंने आपको कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बताया होगा, या आपने कहीं ना कहीं ये 11th क्लास में फॉर्मूला पढ़ा होगा, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ठीक है? तो ये क्या होता है? वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। यहां से जो आप वेपर डेंसिटी निकालते हो, यहां से जो वेपर डेंसिटी निकालते हो, ये और कुछ नहीं, यही होती है। ये बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, क्या ये एग्जामिनर वैल्यू देगा आपको? ये नहीं देगा। आपको कौन सी वैल्यू देगा? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देगा, जो कहां से निकालेगा? लैब से। डीओ, और इसको अपन क्या बोलते हैं? छोटू डी। तो ये क्या हो जाएगी? ये होती है ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटल। इसको नॉर्मल भी बोलते हैं, इसको नॉर्मल भी बोलते हैं बहुत जगह, और इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल वेपर डेंसिटी। वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम, या वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर एट हायर टेम्परेचर। मतलब जितनी भी पॉसिबल वेज में एग्जामिनर आपको जो डेटा दे सकता है, उस सभी पॉसिबल वेज में अपन ने लिख दिया। सुनना यहां पर, ये डीओ को अपन स्मॉल डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बहुत सारी किताबों में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करा गया है। अगर कोई और किताब आप कुछ बना रहे होंगे तो वहां पर आपको ये दिखाई देगा कि जो डीओ है, ये स्मॉल डी है, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम। इसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। इसको अपन बोलते हैं ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी एट हायर टेम्परेचर।
ये बात समझ में आ रही है? अब ऑब्जर्व की जगह वो क्या क्या यूज कर सकता है? वो यूज कर सकता है प्रैक्टिकल, और क्या यूज कर सकता है? एक्सपेरिमेंटल। ये बात समझ में आ रही है? ये वैल्यू हमेशा आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी, क्योंकि अपन नहीं निकाल सकते। और नाम से समझ में आ रहा है एक्सपेरिमेंटल है, मतलब एक्सपेरिमेंट की मदद से डेटा आएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब अगर मैं यहां पर बात करूं एमटी की, एमटी का मतलब क्या है? थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल को और क्या बोल सकते हैं? कैलकुलेटेड। कैलकुलेटेड को अपन और क्या बोल सकते हैं? नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सब्सटेंस, या बोल दो रिएक्टेंट। एमओ क्या हो जाएगा? ऑब्जर्व्ड। ऑब्जर्व्ड को और क्या बोल सकते हैं? एक्सपेरिमेंटल। और क्या बोल सकते हैं? प्रैक्टिकल। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर। और इसको अपन ऑब्जर्व्ड एवरेज मॉलिक्यूलर वेट भी बोलते हैं। ठीक है, देखो थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व में डिफरेंस क्या है समझना। इसको मैं समझा देता हूं, वैसे तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है नहीं, पर जब क्वेश्चन लगाओगे तो थोड़ी बहुत फील आनी चाहिए। मान लो कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये जो फॉर्मूला अपन ने लिखा है, ये भी पता होना चाहिए किसके लिए लिख रहे हैं? फॉर जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन। फॉर अ जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन, कोई एक जनरल रिवर्सिबल रिएक्शन ले लो। N1A gives N2B plus N3C। एक बात मुझे बताना, इनिशियली सिर्फ यही मौजूद होगा? अगर इनिशियली सिर्फ यही मौजूद है, मतलब मैं कह सकता हूं जो वेपर डेंसिटी होगी वो सिर्फ रिएक्टेंट की ही होगी। ये बात समझ में आ रही है? मतलब मैं कह सकता हूं ये जब dt और d निकाल रहे हो आप, वो किसके लिए निकाल रहे हो? सिर्फ इस रिएक्टेंट के लिए निकाल रहे हो। थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, कैलकुलेटेड, इनिशियल वेपर डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस। पर मुझे एक बात बताओ, थोड़े टाइम बाद इक्विलिब्रियम आएगा। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो इक्विलिब्रियम पर ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा, तीनों होंगे। तो ये जो डीओ होती है, ये ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होती है इक्विलिब्रियम मिक्सचर की। मतलब पूरे मिक्सचर में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद है, इन तीनों के कारण जो डेंसिटी आएगी वो कहलाती है ऑब्जर्व्ड। ये बात समझ में आ रही है? और आपके सिलेबस में सिर्फ एक ही रिएक्टेंट की स्टडी दे रखी है यहां पर। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से सुनना। अगर मेरे से कोई पूछ ले वेपर डेंसिटी रिएक्टेंट की क्या होगी, जब एक ही रिएक्टेंट है तो मैं क्या करूंगा? मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 करके मैं क्या निकाल सकता हूं? थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी निकाल सकता हूं। ये तो निकल ही जाएगी। और ऑब्जर्व आपको दे रखी होगी, ऑब्जर्व किस किस के कारण होगी? ए के कारण भी होगी, बी के कारण भी होगी, सी के कारण भी होगी। ये बात समझ में आ रही है? क्या थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझ में आ गया आपको? थ्योरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ किसका मॉलिक्यूलर वेट? ठीक है। पर जैसे ही इक्विलिब्रियम मिक्सचर बनेगा तो मुझे पता है ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा। तो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालेंगे? सुनना ध्यान से, ये अपन को निकालना नहीं है, गिवन होगा। और निकालते कैसे इसको समझना। मुझे एक चीज समझ में आती है, इक्विलिब्रियम पे तीनों मौजूद है। इसका कुछ मास होगा, इसका भी कुछ मास होगा और इसका भी कुछ मास होगा। तो मोलर मास क्या हो जाएगा? टोटल मास। टोटल मास ए का मास प्लस बी का मास प्लस सी का मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। इक्विलिब्रियम पर इसके कुछ मोल होंगे, इसके भी कुछ मोल होंगे, इसके भी कुछ मोल होंगे। टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट एट इक्विलिब्रियम। ये बात समझ में आ रही है? और ये वैल्यू अपन निकालते हैं एक्सपेरिमेंट की मदद से। बस यही कॉन्सेप्ट है। बात समझ में आ रही है? अब यहां पर आप मुझे बता सकते हैं डेल्टा एन क्या होगा? N2 प्लस N3 माइनस N1, और N1 आपको पता है क्या है? क्लियर है? फटाफट कॉपी करो। मैंने आपको इसलिए बोला है कि मॉड्यूल का कोई भी डाउट जो हो वो आप मेरे से काउंटर पे पूछ लेना,
रीजन ये है कि ये आज आपकी लास्ट क्लास है फिजिकल केमिस्ट्री की, और अब आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होगी। कल से आपकी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो रही है, ठीक है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू होना भी मतलब एक बट नेचुरल सी बात है, इनऑर्गेनिक शुरू होनी चाहिए थी, क्योंकि 11th और 12th पूरी बची है अभी इनऑर्गेनिक की। ये तो अभी रिवीजन चल रहा है, ठीक है, ये तो अपन बाद में भी शुरू कर सकते हैं, पर इनऑर्गेनिक अभी आपकी पहले शुरू होगी। तो आज आपके नोटिस बोर्ड पे रिवाइज स्केड्यूल लग जाएगा, कल से आपके शुरू हो जाएगी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। और अभी आपका ये चैप्टर बिल्कुल सही टाइम पे ही खत्म हो रहा है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म हो गया है ना। तो जो भी आपके डाउट होंगे वो आप मेरे से काउंटर में पूछ लेना। अच्छा, अपना जो डिस्कशन बचा है वो सिर्फ ली चैटेलियर प्रिंसिपल है ना, और किसका बचा है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फ्रॉम वेपर डेंसिटी, ये वाला, बस यही बचा है, ठीक है। वो आप मेरे से पूछ लेना काउंटर पे, और मैं कोशिश करूंगा कि जो मेरा डाउट काउंटर लगेगा ना, मैं कोशिश करूंगा कि ये जो ब्रेक होता है ना आपके, तो ब्रेक में ऊपर आ जाऊं, ताकि आपके एक दो करके डाउट भी क्लियर हो जाए, है ना। वो फैसिलिटी सिर्फ एक हफ्ते के लिए ही रहेगी, है ना। फिर आपको मेरे पास काउंटर पे ही आना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि यार फिर आप अलग अलग से स्पेशली मॉर्निंग में आओगे, अपना टाइम वेस्ट करोगे, तो बेटर है जल्दी से डाउट पूरा सॉर्ट आउट करके, डाउट सारे पाइल अप करके आप मेरे से यहीं पे काउंटर पे पूछ लेना, ठीक है। उसके बाद आगे का जब कोई स्लॉट खाली होगा तो वापस से फिजिकल शुरू होगी, ठीक है। क्वेश्चन लिखेंगे, देखो क्या होता है आगे। क्वेश्चन लिख रहे थे अपन, क्वेश्चन लिखेंगे, हाँ। एल प्लस पे, हाँ, बेटर है कि यहीं पे पूछ लेना अभी। हाँ, भेज सकते हो ना, कोई दिक्कत नहीं है, पर उस पर डाउट, ठीक है, पूछ नहीं, छोटे वाले की बात नहीं है, उस पर डाउट थोड़ा सा ऐसा होता है ना कि यार एक फेस टू फेस में ज्यादा कॉन्फिडेंस आता है समझने में। हाँ, क्वेश्चन लिखेंगे अपन, फटाफट फटाफट क्वेश्चन लिखेंगे। ये थ्योरी आपकी खत्म हो चुकी है ना, केमिकल इक्विलिब्रियम की थ्योरी खत्म हो चुकी है। क्वेश्चन लिखेंगे अपन, क्वेश्चन लिखिए, कार्बन कार्बन डायमंड, कार्बन डायमंड गिव्स कार्बन ग्रेफाइट, और इसका डेल्टा एच जो है वो है -1.9 किलो जूल। डिटरमाइन द फेवरेबल कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ डायमंड, determine the favorable condition for formation of diamond if density of diamond if density of diamond and graphite are if density of diamond and graphite are 3.5 ग्राम पर ml एंड 2.3 ग्राम पर ml, बोर्ड पे लिखा हुआ है। फेवरेबल कंडीशन आपको बतानी है फॉर्मेशन ऑफ डायमंड की। अच्छा, यहां पर जो फेवरेबल कंडीशन अपन बताएंगे वो किसके रिस्पेक्ट में बताएंगे, प्रेशर एंड टेम्परेचर ओनली। डायमंड का फॉर्मेशन कराना है, हो जाएगा। बताओ क्या होगा, टेम्परेचर क्या रखें, देखो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अपन को किसका फॉर्मेशन कराना है, डायमंड का। अच्छा, डायमंड का फॉर्मेशन कराने के लिए अपन को प्रेशर और टेम्परेचर कुछ इस तरीके से सेट करना है कि रिएक्शन कहां मूव करे, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ये बात समझ में आ रही है। फेवरेबल कंडीशन डायमंड के फॉर्मेशन की क्या है कि रिएक्शन को कहां मूव कराना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, रिएक्शन को कहां जाना है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। अब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में ले जाने के लिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर बढ़ाने पर रिएक्शन कहां जाती है, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाती है। तो टेम्परेचर को तो क्या करना पड़ेगा, हाई, हाई टेम्परेचर। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहां पर लिखा हुआ है डेंसिटी डायमंड की 3.5 ग्राम पर एमएल और ग्रेफाइट की 2.3 ग्राम पर एमएल। अगर मैं इनके वॉल्यूम की बात करूं
थोड़ी देर के लिए अगर मैं इनकी वॉल्यूम की बात करूं तो मैं वॉल्यूम कब कंपेयर कर सकता हूं, जब मैं इनका क्या मान लूं, मास बराबर। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। मास क्या है, कांस्टेंट, तो मैं कह सकता हूं डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v। जिसका डेंसिटी ज्यादा उसकी वॉल्यूम, मतलब मैं कह सकता हूं ये क्या है, लेस वॉल्यूम, और ये क्या है, मोर वॉल्यूम या हाई वॉल्यूम। ये बात समझ में आ रही है? तो आप मुझे बताओ, प्रेशर अगर अपन बढ़ाते हैं, प्रेशर अगर अपन बढ़ा रहे हैं, तो सिस्टम क्या करना चाहेगा, सिकुड़ना चाहेगा। मतलब सिस्टम किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जहां पर वॉल्यूम क्या हो, तो सिस्टम जाना चाहेगा बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ले जाना भी कहां था, बैकवर्ड डायरेक्शन में। मतलब अपन को प्रेशर क्या करना पड़ेगा, हाई रखना पड़ेगा, हाई प्रेशर। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो, कोई नई चीज नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। For dissociation of PCl5 into PCl3 and Cl2, for dissociation of PCl5 into PCl3 and Cl2, observed vapor density at equilibrium is, observed vapor density at equilibrium is 80. Find degree of dissociation. Find degree of dissociation. Observed vapor density at equilibrium is 80. Full stop. Find degree of dissociation. Bracket में लिखना molecular weight of PCl5 is 208. Molecular weight of PCl5 is 208. पूरी थ्योरी मैंने आपको समझा दी है। क्या आ रहा है आंसर? 0.3 बिल्कुल सही है। मुझे तो बस ये बता दो, ये 80 क्या दे रखा है, डीओ या डीटी? डीओ दे रखा है। और अल्फा का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा इज इक्वल्स टू n1 अपॉन डेल्टा n dt माइनस डीओ अपॉन डीओ, यही होता है। अब कहीं से dt आ जाए, अल्फा आ जाएगा। ये बात समझ में आती है? अच्छा, dt की बात करें तो ये क्या होती है, थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी। और मैंने आपको बताया था थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी अपन को ही कैलकुलेट करनी पड़ेगी। और थ्योरेटिकल वेपर डेंसिटी की जब अपन बात कर रहे हैं तो किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे, रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। रिएक्टेंट का मोलर मास दे रखा है, डिवाइड 2 से करूंगा तो वेपर डेंसिटी आ जाएगा। मतलब मैं कह सकता हूं dt किसके बराबर होगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2। ये कितना है, 208 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया, 104। बस वैल्यू पुट कर दो। अल्फा इज इक्वल टू n1 की वैल्यू रिएक्शन में कितनी है, 1। डेल्टा n बता सकते हो, 1 + 1 2, 2 - 1 1। dt कितना हो जाएगा, 104। dio कितना दे रखा है, 80 अपॉन 80। ये कितना हो गया, 24 डिवाइडेड बाय 80, 3/10, 0.3। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। तो ये समझ में आ रहा है, जो गिवन डेटा होता है वो ऑब्जर्व्ड वेपर डेंसिटी होती है। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। फॉर N2O4, for N2O4 gives 2NO2, for N2O4 gives 2NO2 if capital D upon small d is equals to 1.5, if capital D upon small d is equals to 1.5, then find percentage of NO2, then find percentage of NO2 by volume in equilibrium mixture, by volume in equilibrium mixture। NO2 का परसेंटेज आपको पता करना है इक्विलिब्रियम मिक्सचर में। मुझे बता सकते हो कैसे पता करेंगे?
सबसे पहले क्या निकालेंगे? अल्फा निकाल लिया, फिर मुझे तो NO2 का कॉम्पोजिशन पता करना है। बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर अमाउंट नहीं दे रखा है तो इनिशियल 1 मान लो, अल्फा आ जाएगा तो 1 माइनस अल्फा 2 अल्फा, दोनों का अमाउंट आ जाएगा, परसेंटेज निकाल लेना NO2 कितना इक्विलिब्रियम मिक्सचर में मौजूद है। सबसे पहले तो अल्फा निकालो, अल्फा क्या आ रहा है? कितना आ रहा है? 0.5 आ रहा है। तो बताओ कितना परसेंटेज कॉम्पोजिशन होगा? हाँ बिल्कुल सही है। पहले तो 100 अल्फा निकालो। अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1 अपॉन डेल्टा एन डी टी माइनस डी ओ अपॉन डी ओ। अच्छा, डी टी को कैपिटल डी लिख सकता हूं, डीओ को स्मॉल डी लिख सकता हूं, और डीओ को भी स्मॉल डी लिख सकता हूं। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। मुझे एक बात बताओ, ये डी बाई डी को 1 लिख सकता हूं? तो इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं फॉर्मूले को, N1 की वैल्यू कितनी है 1, डेल्टा एन कितना है 2 माइनस 1 1। इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी माइनस 1। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। ये कितना दे रखा? 1.5, 1.5 माइनस 1.5 तो अल्फा आ गया 0.5। इसमें किसी को डाउट है? गैसेस स्पीशीज की बात हो रही है, मतलब अपन कह सकते हैं कंटेनर में गैसेस मौजूद है, N2O4 एंड NO2। मान लेते हैं टाइम टी इज इक्वल टू 0 पर ये रही होगी 1, तो ये कितनी होगी 0। टाइम टी इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम पर मान लो, है ना? अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन मेंशन्ड है तो इक्विलिब्रियम पे मान लो, अगर टी कंडीशन मेंशन्ड है तो टी पर मान लो। तो मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा, और ये बनेगा कितना 2 अल्फा। और अल्फा की वैल्यू कितनी है 0.5, मतलब मैं कह सकता हूं ये कितना हो जाएगा 0.5 और ये कितना हो जाएगा 1। अब अगर मुझे परसेंटेज निकालना है NO2 का, NO2 का मुझे क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। मुझे एक बात बताओ, ये मोल है ना? अपन को क्या बोल रहा है? परसेंटेज बाई वॉल्यूम। अगर मैं इस मोल को वॉल्यूम में कन्वर्ट करूंगा तो यहां पर भी 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां पर भी 22.4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। करूं या नहीं करूं एक ही बात है। ये बात समझ में आती है? तो परसेंटेज ऑफ NO2 इन मिक्सचर क्या होगा कि NO2 कितना है डिवाइडेड बाय टोटल कितना है इंटू 100, 2/3 इंटू 100, 66.67%। इसमें किसको डाउट है तो बोलो। समझ में आया कैसे घुमाकर क्वेश्चन दिया है? एप्लीकेशन समझ में आ रही है आपको? वेपर डेंसिटी की पहले अल्फा निकाला, फिर परसेंटेज कॉम्पोजिशन निकाला अपन ने, और समझ में भी आ जाएगा कि ये क्वेश्चन अल्फा वाला क्यों है, क्योंकि आप देखो जो डेटा गिवन है वो ये है, मतलब ये वाला फॉर्मूला तो यूज होगा ही होगा। इससे आपको पता पड़ सकता है कि अपन को प्रोसीड कैसे करना है। तो बहुत बार डेटा की मदद से अपन को पता चल जाता है कि अपन को निकालना क्या है और कैसे अपन को फाइनल गोल पर पहुंचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, फॉर अ रिएक्शन, फॉर अ रिएक्शन 2NH3 gas gives N2 gas plus 3H2 gas. The degree of dissociation of ammonia is 70%. The degree of dissociation of ammonia is 70%. Then determine the value of capital D upon small d. फटाफट सबका आना चाहिए। अल्फा दे रखा है, कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी निकालना है। कितना आ रहा है? 1.7 आ रहा है। ये फॉर्मूला यूज कर लो, सब निकालो। आ गया 1.7। अल्फा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? N1 अपॉन डेल्टा एन। N1 कितना है 2, डेल्टा एन कितना हो जाएगा 3 + 1 4, 4 - 2 2। इसको लिख सकता हूं कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी -1। तो अल्फा कितना दे रखा है 0.7। ध्यान रखना, यहां पर रख रहे हो तो फ्रैक्शन में रखना है।
है ना। और अगर परसेंटेज में रख रहे हो तो इंटू 100 यहां कर देना, इज इक्वल टू 1 कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी -1। तो ये 1 उधर चला जाएगा तो 1 प्लस 0.7 कितना हो जाएगा 1.7। तो कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी क्या हो जाएगा 1.7। एक और क्वेश्चन लिखो। A gas gives B gas plus C gas plus D gas। अच्छा, इतने सारे अभी अपन ने क्वेश्चन कर लिए तो एक चीज समझ में आ रही है कि जितने भी क्वेश्चन अभी तक अपन ने कर रहे हैं रिएक्टेंट सिर्फ एक ही है, एक ही रिएक्टेंट की स्टडी आपके सिलेबस में है। ठीक है, ये रिएक्शन आपको गिवन है। इफ वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज 50, इफ वेपर डेंसिटी ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर is 50 when A undergoes 10% dissociation, when A undergoes 10% dissociation, find molar mass of A, find molar mass of A, find molar mass of A, find molar mass of A। निकालो फटाफट, कितना? बाकी का क्या आ रहा है? 120 आ रहा है। आ रहा है 120। कौन सा फॉर्मूला यूज करा? वेपर डेंसिटी वाला यूज करके आंसर निकाला या मॉलिक्यूलर वेट वाला यूज करके निकाला? मॉलिक्यूलर वेट वाले से भी कर सकते हो। रुको ना एक मिनट, मॉलिक्यूलर वेट निकालना है, वेपर डेंसिटी नहीं निकालना है। तो अगर आपका आंसर 60 आ रहा है तो आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो 120 आ जाएगा, है ना। अच्छा इधर देखो, कैसे निकाले? मॉलिक्यूलर वेट से निकाले, है ना। तो ये हो जाएगा अल्फा इज इक्वल टू n1 कितना है 1, डेल्टा n कितना है 3 माइनस 1 2, mt थ्योरेटिकल मोलर मास, ये तो अपन को निकालना है, माइनस mo। और मैंने आपको बताया था जो ऑब्जर्व्ड मोलर मास होता है, ऑब्जर्व्ड मोलर मास, उसको आपको एग्जामिनर कैसे बोल सकता है? ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम। तो वेपर डेंसिटी एट इक्विलिब्रियम पता है तो ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम आ जाएगा। अब ऑब्जर्व्ड मोलर मास एट इक्विलिब्रियम कैसे आएगा? 50 इंटू 2 करके, तो ये कितना हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 100। जब इसको सॉल्व करोगे तो अल्फा कितना दे रखा है आपको 10%, 10% मतलब 0.1, 0.1 कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 2, 0.2, 0.2 इंटू 100 20, तो हो जाएगा 20 इज इक्वल टू थ्योरेटिकल मोलर मास माइनस 100। तो थ्योरेटिकल मोलर मास कितना आ जाएगा 120 ग्राम पर मोल। ये बात समझ में आ रही है? ये जो 50 इंटू 2 आया ये कैसे आया? बेसिकली अपन ने क्या निकाला? मॉलिक्यूलर वेट निकाला ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम। ये किसके बराबर होगा? वेपर डेंसिटी ऑब्जर्व्ड एट इक्विलिब्रियम मल्टीप्लाइड बाय 2, तो ये हो जाएगा 50 इंटू 2। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम, डिटरमाइन द इफेक्ट ऑन इक्विलिब्रियम सिस्टम ड्यू टू फॉलोइंग चेंजेस, ड्यू टू फॉलोइंग changes, due to following changes: increasing concentration of CO2, decreasing concentration of CO2, increasing volume, increasing temperature, adding neon at constant volume, addition of CaCO3, adding neon at
कांस्टेंट प्रेशर, इंक्रीजिंग वॉल्यूम ऑफ CaCO3। हो जाएगा क्या? करो। फटाफट। आपको डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना है। अगर ऐसा चेंज करेंगे तो किस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा, तो सबके लिए आपको पता लगाना है। ये मिटा दूं? हाँ, बता सकते हो गया सबका? हो गया? अरे बोलो ना। अच्छा, अब इधर देखो। ये रिएक्शन आपको गिवन है, और ये जो रिएक्शन है ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मुझे एक बात बताओ, CO2 का अमाउंट बढ़ाऊंगा, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा, तो आप मुझे बताओ, CO2 बढ़ाया तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। बैकवर्ड। अच्छा, CO2 का अमाउंट कम करूंगा, तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ताकि इसका अमाउंट क्या हो जाए, बढ़ जाए, मतलब रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। अगर वॉल्यूम बढ़ाता हूं, वॉल्यूम मैंने क्या करा, बढ़ाया, मतलब रिएक्शन फैलना चाहेगी, फैलेगी कहां, फॉरवर्ड या बैकवर्ड? फॉरवर्ड। फॉरवर्ड। टेम्परेचर बढ़ाया, रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक, रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड। एडिंग नियॉन एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट वॉल्यूम, नो इफेक्ट, नो इफेक्ट। हाँ, नो इफेक्ट ही तो लिखा है मैंने। अच्छा, नीचे वाला ही बता रहा, एडिशन ऑफ CaCO3 सॉलिड है। मुझे एक बात बताओ, क्या इसका अमाउंट चेंज होगा? हाँ, अमाउंट चेंज होगा, पर एक्टिव मास कांस्टेंट रहेगा। नो इफेक्ट सर। एडिंग नियॉन एट कांस्टेंट प्रेशर, मुझे एक बात बताओ, सुनना ध्यान से। अगर नियॉन का एडिशन कर रहा हूं कांस्टेंट प्रेशर पर, किसी को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, वॉल्यूम को। वॉल्यूम बढ़ेगी या घटेगी? अगर वॉल्यूम बढ़ रही है, मतलब मैं कह सकता हूं सिस्टम उस डायरेक्शन में जाएगा जहां पर मोल ज्यादा होंगे। वॉल्यूम बढ़ रही है, सिस्टम उस डायरेक्शन में जाना चाहेगा जहां पर वो फैल सके, जहां नंबर ऑफ मोल्स बढ़ सके। मोल कहां पर बढ़ेंगे, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। देखो, गैसियस मोल्स एक ही है और यहां 0 है, मतलब मैं कह सकता हूं रिएक्शन कहां जाएगी, फॉरवर्ड जाएगी। हाँ, अगर मैं CaCO3 का वॉल्यूम बढ़ा दूं, वॉल्यूम बढ़ा देता हूं, मुझे एक बात बताओ, अगर वॉल्यूम बढ़ाऊंगा उसी प्रोपोर्शन में उसका मास भी बढ़ेगा, और अगर इसी प्रोपोर्शन में उसका मास बढ़ेगा, मतलब उसका एक्टिव मास तो कांस्टेंट, और अगर एक्टिव मास कांस्टेंट, नो इफेक्ट। ये बात समझ में आ रही है? किसी को भी डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। ज्यादा हो रहा है क्या? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। Two simultaneous equilibrium are attained in a container as follows. Two simultaneous equilibrium are attained in a container. Two simultaneous equilibrium are attained in a container as follows. रिएक्शन बोर्ड पर गिवन है। If at equilibrium, लिख लो लिख लो, बोलू,
if at equilibrium SO2 gas is added, if at equilibrium SO2 gas is added, then what effect will be observed? 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 सोचो क्या होगा इसका आंसर। फर्स्ट होगा, सर आपने कॉन्जिक्यूटिव इक्विलिब्रियम तो बताया ही नहीं है, हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम तो बताया ही नहीं आपने, हमसे कैसे होगा ये? थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जरूर होगा। फर्स्ट किस किसका आ रहा है? सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट के अलावा किस किसका आ रहा है? आंसर फर्स्ट ही है। देख लेते हैं एक बार, सुनना ध्यान से। अमाउंट किसका बढ़ाया गया है? SO2 का। तो इक्विलिब्रियम पर SO2 का अमाउंट क्या करा गया है? बढ़ाया गया है। अब ध्यान से सुनना क्या क्या चेंजेस आएंगे। मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम है ये, ठीक है। अब साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम जब आप देख रहे हो, मतलब ये दोनों इक्विलिब्रियम जो है ये अटेन एक ही कंटेनर में हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये होती है, ऐसा नहीं है अलग कंटेनर में, ये अलग कंटेनर में, दोनों एक ही कंटेनर में इक्विलिब्रियम अटेन कर रहे हैं। और मजेदार बात यह है कि यहां पर ये जो प्रोडक्ट है और यहां पर ये जो रिएक्टेंट है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? स्पीशीज इन दोनों रिएक्शंस को कनेक्ट कर रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है? ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इन दोनों रिएक्शन का। अब आपको बोला गया है SO2 क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। अब अगर SO2 यहां पर बढ़ाएंगे, सुनते रहना ध्यान से, अगर SO2 बढ़ाएंगे तो इस स्ट्रेस को ऑफसेट करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो मुझे एक बात बताओ, डेफिनेटली बढ़ेगा कौन? ये तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन ऑफ SO2Cl2 बढ़ेगा। ये फर्स्ट रिएक्शन से मैंने बताया, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इसका अमाउंट क्या होगा? कम, और इसका अमाउंट भी क्या होगा? कम। अब अगर इसका अमाउंट कम होगा तो इसका अमाउंट कम होगा, क्योंकि ये दोनों तो सेम ही स्पीशीज है। ये बात समझ में आ रही है? अगर इसका अमाउंट कम हुआ तो इसका भी कम होगा। अगर इसका अमाउंट कम हुआ, अच्छा मुझे बताओ, इसका अमाउंट हमने कम करा क्या? इसका अमाउंट तो रिएक्शन ने जिस तरीके से रिस्पॉन्ड करा उसकी वजह से इसका अमाउंट कम हो रहा है। रिएक्शन ने रिस्पॉन्ड कैसे करा? बैकवर्ड में जाके, बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन गई, मतलब इसका अमाउंट कम हुआ, इसका अमाउंट कम हुआ, तो अल्टीमेटली इसका अमाउंट कम हो गया। तो ये हमने नहीं करा, ये रिएक्शन ने रिस्पॉन्ड इस तरीके से करा है कि इसका अमाउंट कम हो रहा है, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अगर इसका अमाउंट कम हो रहा है, Cl2 का अमाउंट डिक्रीज हो रहा है, तो रिएक्शन कहां जाएगी? फॉरवर्ड या बैकवर्ड? बैकवर्ड डायरेक्शन जाएगी। अमाउंट कम हुआ इसका, किसके कारण? इसके कारण। तो इसको कॉम्पनसेट करने के लिए रिएक्शन कहां जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। मतलब मैं कह सकता हूं COCl2 का भी अमाउंट क्या होगा? COCl2 का भी अमाउंट क्या होगा? कम, ठीक है। अच्छा, इसके अमाउंट की अगर मैं बात करूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो CO का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। मतलब CO का अमाउंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अब ऑप्शन देख लो आप, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। बात समझ में आ रही है? किसी को डाउट है तो बोलो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। हाँ, SO2 का एक सेकंड, एक सेकंड, इसमें बहुत सारी चीजें भी हो रही है। नहीं कह सकता कुछ भी। क्यों नहीं कह सकता? ये कैलकुलेट करना पड़ेगा मुझे कि आपने कितना अमाउंट बढ़ाया है। क्यों? सुनना ध्यान से, ये अपन ने बढ़ाया है ना, रिएक्शन गई बैकवर्ड डायरेक्शन में, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई, मतलब ये क्या हुआ? कम हुआ।
यहां पर भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, मतलब जितना ये बढ़ता चला जाएगा तो ये और पीछे चलाता जाएगा। दो दो इफेक्ट के कारण ये क्या हो रहा है, पीछे जा रहा है ना। तो ये अब मैं कमेंट नहीं कर सकता। हाँ, अगर सिर्फ ये एक सिंगल रिएक्शन होती मैं कह देता कि जो न्यू इक्विलिब्रियम पर SO2 का कंसंट्रेशन होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ओल्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। पर इतना तो पूछता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। इतना आप देख पा रहे हो ना, बहुत बढ़िया है। If volume is halved at equilibrium, if volume is halved, HELVED, if volume is halved at equilibrium, then which of the following is correct? Then which of the following is correct? हम्म, हाँ बिल्कुल मल्टीपल करेक्ट है ये। हम्म, कौन सा सही आंसर है? हैं? हाँ बताओ ना। ए, सी, कौन सा? एसिड तो मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। हाँ, इसके बाद ई और एफ। जी, बी भी होगा। सुनना ध्यान से अब। इफ वॉल्यूम इज हाफ्ड एट इक्विलिब्रियम, वॉल्यूम को क्या कर दिया है, डिक्रीज कर दिया गया है। ठीक है, और डिक्रीज कैसे करा, हाफ करके। अब ध्यान से सुनते जाना। अगर मैं बात करूं वॉल्यूम की, तो मुझे दिखाई दे रहा है डेल्टा एनजी यहां पर क्या है, जीरो, है ना। डेल्टा एनजी क्या है, जीरो। तो अगर डेल्टा एनजी इज इक्वल टू जीरो है, वॉल्यूम को क्या कर दिया, हाफ कर दिया, मतलब मैं कह सकता हूं डिक्रीज कर दिया। अगर मैं वॉल्यूम को डिक्रीज कर रहा हूं तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर मोल क्या होंगे, कम। पर दिखाई दे रहा है डेल्टा एनजी जीरो है, कोई शिफ्ट नजर नहीं आएगा। ये बात समझ में आती है, मतलब पहला सही है। ठीक है, दूसरे की बात करते हैं। अगर वॉल्यूम को आधा कर दिया, तो मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम को चेंज करने से क्या इनके मोल में कुछ फर्क नजर आएगा? और वॉल्यूम को कम कैसे करना है, अपन पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है। ये बात समझ में आ रही है? वॉल्यूम को कम कैसे करा होगा, पिस्टन को अपन कहां ले गए होंगे, नीचे ले गए होंगे। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब वॉल्यूम को अगर कम कर दिया, इनके रिस्पेक्टिव मोल्स में कोई चेंज नजर नहीं आया, तो मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन बढ़ गया। और किसका बढ़ा, सबका बढ़ गया होगा। ये बात समझ में आती है? मतलब मैं कह सकता हूं कंसंट्रेशन NO का बड़ा होगा। ठीक है, कंसंट्रेशन और है ही नहीं, है ना। अच्छा, आगे बात करते हैं, टोटल प्रेशर की बात करें। टोटल प्रेशर की, जब मैं वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा हूं, तो मुझे पता है प्रेशर बढ़ेगा, क्योंकि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/वॉल्यूम। वॉल्यूम बढ़ाऊंगा, प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम घटाऊंगा, प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज हो गया। ठीक है, मोल्स ऑफ N2 रिमेन्स कांस्टेंट, ये बात समझ में आती होगी।
पिस्टन को नीचे करने से ना तो यहां पर अपन ने मोल्स का एडिशन करा है, ना मोल्स को अपन ने रिड्यूस करा है, तो मैं कह सकता हूं मोल्स क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। समझ में आ रही है बात? घुस रहा है ना भेजे में? हाँ। पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ इंक्रीज हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। सर बताओ ना कैसे होगा? सुनना ध्यान से, बिल्कुल सही कह रहे हो। मुझे एक बात बताओ, पार्शियल प्रेशर ऑफ एनओ की बात करें तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ एनओ इनटू टोटल प्रेशर। इसको थोड़ा सा खोल देते हैं, तो मोल्स ऑफ एनओ अपॉन टोटल मोल्स इनटू पीटी। एक चीज समझ में आ रही है, टोटल प्रेशर तो बढ़ रहा है, तो टोटल प्रेशर बढ़ा, पर ना तो एनओ के मोल्स चेंज हुए, ना किसी और स्पीशीज के चेंज हुए, तो टोटल मोल्स भी चेंज। मतलब मैं कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर भी बढ़ेगा। और क्या सिर्फ एनओ का पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा? सबका पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा, इसीलिए तो सबका टोटल प्रेशर बढ़ा है। ये बात समझ में आ रही है? बाहर से कुछ तो एड ऑन करा नहीं। तो जो टोटल प्रेशर होता है वो होता क्या है बेसिकली, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दी गैसेस। जो टोटल प्रेशर होता है वो क्या होता है, समेशन ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑल दी गैसेस। यहां पे गैसेस कौन कौन सी है, N2O2 NO। अब अगर ये बड़ा है तो ये सब बढ़ेंगे, और दिखाई भी दे रहा है इंडिविजुअल स्पीशीज के पार्शियल प्रेशर बढ़ रहे हैं, मतलब ये भी बड़ा है तो ये भी बड़ा है। ये बात समझ में आ रही है? अब टोटल मोल्स बढ़े हैं क्या? टोटल मोल नहीं बढ़े हैं। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मेरे से यहां पर कुछ पूछ ले, टोटल कंसंट्रेशन बढ़ा है क्या? टोटल कंसंट्रेशन बढ़ा है क्या? हाँ, टोटल कंसंट्रेशन बढ़ा है। ये बात समझ में आ रही है? किसको डाउट है तो बोलो। ये ऐसा क्वेश्चन है जिसकी मदद से वो जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब मैं आपको डिस्क्राइब करता था ना थ्योरी में, वो सारे कवर हो गए यहां पर, सारे के सारे कवर हो गए। लिख लो। यहां पर वॉल्यूम किसका हाफ हुआ है बेटा? यहाँ पर पूरे सिस्टम का वॉल्यूम हाफ हुआ है, किसी एक स्पीशीज का वॉल्यूम थोड़ा ना हाफ कर सकते हैं अपन। यहाँ पर गैसेस स्पीशीज है, कंटेनर में सारी गैसेस बंद है, तो अपन ने क्या करा है, सिस्टम का वॉल्यूम हाफ करा है। स्पेसिफाइड नहीं हो तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे सिस्टम की बात हो रही है। ठीक है, मॉड्यूल में किसी को डाउट है तो बोलो। चैप्टर खत्म हो चुका है आपका। क्या पढ़ कर आए हो? तो बहुत अच्छी बात है यार, लॉग पढ़ कर आए हो आप, है ना? मॉड्यूल में किसी को डाउट है तो बोलो। बीबी 1 2 3 4 5, किसी को भी कहीं भी डाउट, एक्सरसाइज नंबर 1 में, एक्सरसाइज नंबर 2 में, एक्सरसाइज नंबर 3 में, कहीं भी डाउट है तो बोलो। किसी को भी डाउट है तो बोलो। कौन सा क्वेश्चन है? एक्सरसाइज नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 2। मुझे एक बात बताओ, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है क्या वो प्रेशर पे डिपेंड करता है? खत्म। हाँ। हाँ, पूछ रहे हो, बता रहे हो आप मेरे को। पहले लेक्चर में मैंने इसीलिए एग्जांपल कराया था NaNO3 और NaNO2 सॉलिड का, 4 5 केस बताए थे मैंने शायद, जिसकी मदद से अपन ये प्रिडिक्ट कर सके कि रिएक्शन रिवर्सिबल होगी या इरिवर्सिबल होगी। पहला लेक्चर, है ना? हाँ। क्या कह रहे हो? डज नॉट चेंज सिग्निफिकेंटली, स्लाइटली अगर अपन बात करें तो स्लाइटली कुछ पॉइंट पॉइंट में डिफरेंस आ जाएगा तो आ जाएगा, वरना तो ड्रास्टिक चेंज नजर नहीं आता, तो अपन बोलते हैं कि इन जनरल नहीं होता है चेंज। और किसी को डाउट है तो बोलो। 11। अरे हाँ, ये क्वेश्चन देखो,
एक्सरसाइज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 11 एक बार देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। सुनना ध्यान से। SrCO3 solid gives SRO solid plus CO2 गैस। अब एक कंटेनर है 20 लीटर का, सुनना ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 20 लीटर का कंटेनर है, टेम्परेचर आपको दे रखा है 400 केल्विन, कंटेन CO2 एट प्रेशर 0.4 atm। ठीक है, अब यहां पर जो प्रेशर है, अगर मैं रिएक्शन में देखूं तो प्रेशर जो अप्लाई करेगा वो सिर्फ और सिर्फ CO2 ही करेगा। तो ये जो इनिशियल कंडीशन पे प्रेशर 0.4 दे रखा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? CO2 का होगा। ये बात समझ में आती है? ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, मेरे को प्रेशर पता है CO2 का, टेम्परेचर पता है, वॉल्यूम पता है, क्या मैं मोल्स निकाल सकता हूं CO2 के? निकाल सकता हूं, है ना? और याद करो, मैंने आपको बताया था पीवी एनआरटी जो होती है वो पूरे कंटेनर के लिए भी लगा सकता हूं और इंडिविजुअल स्पीशीज के लिए भी अप्लाई कर सकता हूं। तो अगर मैं पीवी एनआरटी अप्लाई करूंगा तो प्रेशर कितना है? 0.4, वॉल्यूम कितना है? 20, एन निकल कर आ जाएगा किसका? CO2 का निकाल रहे हैं। एन किसका निकाल रहे हैं? CO2 का। आर कितना है? 0.0821 और टेम्परेचर कितना है? 400। जब इसको सॉल्व करोगे तो मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे आपके पास 0.2436। 0.2436। ये कैलकुलेशन आप ही को करनी पड़ेगी, मैंने पहले से कर रखी है। ठीक है, अब अगर यहां पर बात करें तो ये तो मोल्स हो गए CO2 के। मुझे एक बात बताओ, क्लोज कंटेनर में क्या CO2 के कभी मोल्स चेंज होंगे? नहीं होंगे, चेंज तो कभी नहीं होंगे, है ना? अब आगे क्या कह रहा है? The volume of container is now decreased by moving the movable piston fitted in the container। वॉल्यूम क्या कर रहे हैं? डिक्रीज कर रहे हैं। तो मुझे एक बात बताओ, प्रेशर इंक्रीज होगा। अच्छा, प्रेशर इंक्रीज होगा तो किसका होगा? CO2 का ही होगा, क्योंकि सिस्टम में जो प्रेशर लगा रहा है वो सिर्फ एक ही लगा रहा है, दैट इज CO2। अब क्वेश्चन में कह रहा है द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू विल बी। मुझे कंटेनर का मैक्सिमम वॉल्यूम पता करना है। ये मैक्सिमम वॉल्यूम मुझे कब पता करना है? जब CO2 का प्रेशर क्या हो? मैक्सिमम। CO2 का प्रेशर क्या हो? मैक्सिमम। व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर आपको केपी दे रखा है, केपी कितना दे रखा है? 1.6। मुझे एक बात बताओ, केपी ऑलवेज किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा। तो मुझे यहां से एक चीज पता पड़ गई कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 1.6। ये बात समझ में आ रही है? क्योंकि मुझे पता है अल्टीमेटली जो सिस्टम जाएगा इक्विलिब्रियम पर जाएगा। रिवर्सिबल है, कहां पर जाएगा? इक्विलिब्रियम पर जाएगा। और इक्विलिब्रियम पे कब हो जाएगा? जब केपी किसके बराबर हो जाए? क्यूपी के बराबर, और इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए? 1.6 के बराबर। पहले मुझे एक बात बताओ, पहले क्यूपी कितना था? 0.4। क्यूपी कितना था? 0.4। अब जब इक्विलिब्रियम आएगा तो कह सकता हूं केपी किसके बराबर होगा? क्यूपी के बराबर। और क्यूपी किसके बराबर होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर। ये वैल्यू क्या हो जाएगी? 1.6। मतलब मैक्सिमम वैल्यू CO2 की क्या हो सकती है? 1.6। प्रेशर मैक्सिमम कितना हो सकता है? 1.6 atm। इस प्रेशर पे आपको ये पता लगाना है कि मैक्सिमम वॉल्यूम क्या होगा। टीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी, वापस लगा दो। एन आपको पता है, ऊपर से रख देना। आर आपको पता है, टेम्परेचर चेंज होगा नहीं, प्रेशर 1.6 से वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। इसमें किसी को डाउट है तो बोलो। 2 बार पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी लगाना है बस। मेथड तो ये था, पर कॉन्सेप्ट बहुत भयंकर था। ये आपको पता होना चाहिए कि रिवर्सिबल रिएक्शन, दुनिया की कोई सी भी रिवर्सिबल रिएक्शन किसी भी स्टेज पर मौजूद हो, वो अल्टीमेटली कहां पर आएगी? इक्विलिब्रियम स्टेट पर आएगी। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा, मुझे एक बात बताना, सुनना ध्यान से। इसी क्वेश्चन में एक छोटी सी चीज मैं पूछ रहा हूं कि सर हमें कैसे पता चला इक्विलिब्रियम पर ही मैक्सिमम प्रेशर आएगा? एक डाउट आता है, इक्विलिब्रियम पर ही मैक्सिमम प्रेशर आएगा। सुनना ध्यान से। अभी क्या है? क्यूपी क्या है? छोटी है। क्यूपी क्या है? बोल सकता हूं क्यूपी इज लेस देन
केपी, मतलब केपी की वैल्यू ज्यादा है, क्यूपी की वैल्यू कम है, तो ये क्या चाहेगी, इसको अटेन करना, अटेन करना। क्या कभी ऐसे आगे निकल जाएगी अपने आप? ऑटोमेटिकली तो अभी कभी भी आगे नहीं जाएगी जब तक मैं बाहर से कुछ एक्सटर्नल स्ट्रेस नहीं दूं। ये तो मैक्सिमम यहीं तक ही आ सकती है और कहीं नहीं जा सकती है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है बात सभी को? फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड बढ़ी तो CO2 के मोल्स। मुझे एक बात बताओ, जब रिएक्शन फॉरवर्ड जा रही है तो कैसे जा रही है? किसका? सुनना एक सेकंड, ध्यान से सुनना इस चीज को। अपन ने क्या करा है, पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ले गए हैं, वॉल्यूम क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। जब अपन ने वॉल्यूम डिक्रीज करा तो रिएक्शन क्या करेगी, कुछ इस तरीके से एडजस्ट होगी ताकि इसके इफेक्ट को क्या करे, नलीफाई करे। मतलब रिएक्शन कहां जाएगी, उस डायरेक्शन में जाएगी जहां पर क्या, सुकुड़ जाए। सुकुड़ेगा कहां, जब मोल क्या होंगे, कम होंगे। रिएक्शन कहां जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कब, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे। कब, जब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब करेंगे। पर अभी तक पूरी कंडीशन में इक्विलिब्रियम तो आया ही नहीं है। ये क्या इक्विलिब्रियम पर था? बात कहां से शुरू हुई है, 0.4 से बात शुरू हुई है। ये इक्विलिब्रियम नहीं आया है, ये तो अपन खुद कर रहे हैं एक्सटर्नल मींस की मदद से, एक्सटर्नल मींस की मदद से। तो मुझे एक बात बताओ, जब अपन पिस्टन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में लेकर जा रहे हैं तो बाहर से किसी का भी एडिशन नहीं हुआ है, अंदर से कोई बाहर भी नहीं गया है, इक्विलिब्रियम की बात ही नहीं हो रही है, तो मोल कहां से चेंज होंगे? बात समझ में आ रही है? यहां पर कोई आगे पीछे नहीं गई है रिएक्शन। रिएक्शन तो आगे पीछे तब जाएगी जब यहां पर इस स्टेट पर आके मैं डिस्टर्ब करूंगा। इस स्टेट पे तो बाद में आई है। थैंक यू। अच्छे से पढ़ना, आपकी इनऑर्गेनिक शुरू हो रही है, ठीक है।